आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर मानते हैं ना कि इतिहास बस किताबों के पन्नों में कहीं बंद है, लेकिन सच तो ये है कि अतीत की जड़ें, खासकर उपनिवेशवाद और पूंजीवाद जैसी पुरानी व्यवस्थाएं आज भी हमारे समाज को चला रही हैं। अतीत की ये अदृश्य धागे हमारे आज से कैसे जुड़े हुए हैं, इसे समझना वाकई बेहद रोमांचक है। तो सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। हमारी रोजमर्रा की आधुनिक दिनचर्या का आखिर कितना हिस्सा असल में औपनिवेशिक विरासत है? मतलब जब हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं या जो भाषा हम बोलते हैं, उसमें इतिहास का कितना बड़ा रोल है? ये कोई बीते कल की बात नहीं है, ये आज भी हमारी जिंदगी में गहराई से घुली मिली है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस सफर में हम 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे अतीत से जुड़े वर्तमान से, फिर देखेंगे रोजमर्रा में उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और संरचना, लोगों का विस्थापन, अंग्रेजी भाषा के विशेषाधिकार और आखिर में औद्योगीकरण और नगरीकरण। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 और 2 की, अतीत से जुड़ा वर्तमान और हमारे रोजमर्रा के जीवन में उपनिवेशवाद। देखिए, आधुनिक भारत को अगर समझना है तो इसके औपनिवेशिक अनुभवों को जानना बहुत जरूरी है। ये वाकई एक अजीब सा विरोधाभास है कि आज हम जिन संस्थाओं को अपना मानते हैं वो असल में औपनिवेशिक देन है। उदाहरण के लिए, हमारी संसदीय और कानूनी व्यवस्था तो ब्रिटिश मॉडल पर है ही, लेकिन हमारी रोजमर्रा की आदतें भी इससे अछूती नहीं हैं। सड़क पर बाईं ओर गाड़ी चलाना ले लीजिए, या स्कूलों में बच्चों का नेकटाई पहनना, जो कि हमारे मौसम के बिल्कुल उलट है। ये सब ब्रिटिश प्रभाव की ही तो नकल है। अरे यहाँ तक कि हमारे मशहूर ब्रिटानिया बिस्किट का नाम भी सीधे ब्रिटेन से जुड़ा है। ये सब दिखाता है कि औपनिवेशवाद आज भी हमारे जीवन का कितना अहम हिस्सा है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। सड़क किनारे ठेलों पर जो ब्रेड ऑमलेट या कटलेट बिकते हैं ना, वो कोई प्राचीन भारतीय व्यंजन नहीं है। ये ब्रिटिश युग की एक बहुत ही खास पाक विरासत है। ये इस बात को बड़ी ही खूबसूरती से साफ कर देता है कि कैसे हमारे नाश्ते की मेज और स्ट्रीट फूड तक में वेस्टर्न कल्चर घुल मिल गया है। एक आम गली में ठेले वाले का ब्रेड ऑमलेट बेचना इतिहास के उस गहरी प्रभाव को दिखाता है जिसे हम अक्सर बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पूंजीवाद और संरचना, औपनिवेशिक व्यवस्था। चलिए अब नाश्ते की प्लेट से थोड़ा पीछे हटकर उन विशाल ताकतों की बात करते हैं जिन्होंने ये सारे बदलाव किए, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का पूंजीवादी इंजन। यहाँ पूर्व पूंजीवादी साम्राज्यों और पूंजीवादी उपनिवेशवाद के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले के शासक क्या करते थे? वो बस अपना दबदबा बनाते थे और लगान वसूलते थे। उन्होंने समाज के आर्थिक ढांचे के साथ कोई खास छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उत्पादन के तरीकों, जमीन के नियमों और यहाँ तक कि लोगों के बुनियादी अधिकारों में सीधा दखल दिया। ये एक बेहद क्रूर, मुनाफे पर चलने वाली व्यवस्था थी जिसने समाज की जड़ों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। और ये तस्वीर बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे वैश्विक औपनिवेशिक व्यापार के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया गया। सोचिए, ब्रिटिश पूंजीवाद को फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया और चाय के बागान लगा दिए गए। नए कानूनों की वजह से सदियों से वहां रहने वाले ग्रामीणों और पशुपालकों का अपनी ही जंगलों में आना जाना बैन हो गया। उनकी तो पूरी जिंदगी ही छिन गई। जो जंगल कल तक उनका घर और रोजी रोटी थे, वो अचानक से राज्य की संपत्ति बन गए। इसी से जुड़ा है हमारा भाग 4, लोगों का विस्थापन यानी पलायन और प्रवास। इन बड़ी बड़ी पूंजीवादी संरचनाओं ने सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही नहीं पलटा, इसकी एक बहुत बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी। 1834 से लेकर 1920 तक भारतीय बंदरगाहों से रोजाना ऐसे जहाज निकलते थे जिनमें लोगों को मॉरिशस और दूसरे देशों के बागानों में अनुबंधित मजदूर यानी गिरमिटिया मजदूर बनाकर भेजा जाता था। दशकों तक बिहार और यूपी के कई जिलों से लाखों लोगों को विस्थापित किया गया। आज दुनिया भर में जो हमें भारतीय मूल का एक विशाल प्रवासी वर्ग दिखाई देता है ना, वो असल में इसी क्रूर औपनिवेशिक पलायन का ही नतीजा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पलायन सिर्फ देश के बाहर नहीं हुआ, देश के अंदर भी हुआ। और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ झारखंड जैसे इलाकों से गरीब लोगों को असम के चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए धकेला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इसी औपनिवेशिक शासन ने एक नए मिडिल क्लास को जन्म दिया। बंगाल और मद्रास से वकीलों, डॉक्टरों और सरकारी बाबुओं का एक नया सुविधा संपन्न पेशेवर वर्ग सामने आया।
मतलब एक ही व्यवस्था ने एक वर्ग को बेघर किया और दूसरे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब आते हैं भाग 5 पर, अंग्रेजी भाषा के विशेषाधिकार और अवसर। वैश्विक प्रवास के इन बड़े बदलावों से वापस लौटकर अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो आज रोज इस्तेमाल होती है, अंग्रेजी भाषा। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि आज के समय में अंग्रेजी कितनी काम की चीज बन गई है। द हिंदू की ये रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे बीपीओ सेक्टर में अंग्रेजी एक बड़ा टूल है, जहां हाउसवाइफ्स कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए एशिया के दूसरे छात्रों के अंग्रेजी निबंध चेक कर रही हैं। इस ग्लोबल मार्केट में ये भाषा भारत के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन चुकी है। पर यहाँ भी एक पेच है। ये भाषा अपने साथ एक बहुत बड़ा विरोधाभास लेकर आती है। एक तरफ अंग्रेजी आज भी इलीट क्लास और विशेषाधिकारों की निशानी मानी जाती है। जिसे ये नहीं आती उसे अच्छी नौकरी पाने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ यही अंग्रेजी वंचित समूहों के लिए एक बेहद असरदार और आज़ादी दिलाने वाला टूल भी साबित हुई है। जैसे पुरानी व्यवस्था में जिन दलितों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखा गया था, अंग्रेजी के ज्ञान ने उन्हें पुराने जातिगत बंधनों को तोड़कर नए ग्लोबल अवसरों तक पहुंचने का एक बहुत ही शानदार और शक्तिशाली रास्ता दिया। और अब हमारा आखिरी हिस्सा भाग 6, औद्योगिकरण व नगरीकरण और इससे आए व्यापक सामाजिक बदलाव। अंत में हम उस बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव की बात करते हैं जो औपनिवेशिक पूंजीवाद की वजह से शुरू हुआ, औद्योगिकरण और नगरीकरण। औद्योगिकरण का सीधा सा मतलब है मशीनों से उत्पादन, जो इंसानी ताकत के बजाय भाप या बिजली से चलता हो। इसका असर ये हुआ कि खेती किसानी में रोजगार तेजी से गिरा और बड़े बड़े कारखानों और शहरों का उदय होने लगा। ब्रिटेन ने सबसे पहले इसे अपनाया और फिर इसे भारत पर थोप दिया। इससे हुआ ये कि हमारी सदियां पुरानी कृषि आधारित जीवनशैली टूट गई और लोगों के रहने और काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि ये कहानी सिर्फ मशीनों या अर्थव्यवस्था के बदलने की नहीं है। ये जो ढांचागत या संरचनात्मक बदलाव था ना, ये असल में नए सामाजिक रिश्तों के बनने की कहानी है। जब लोग गांव छोड़कर कारखानों और शहरों में काम करने आए तो जॉइंट फैमिलीज का ढांचा टूटने लगा। कारखानों में एक साथ काम करने से मजदूर यूनियनों का जन्म हुआ और जाति धर्म से ऊपर उठकर एक नया मजदूर वर्ग सामने आया। इन आर्थिक बदलावों ने हमारे समाज के पूरे ताने बाने को ही नए सिरे से बुन दिया। अतीत के इन अदृश्य धागों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज के समय में जो ये लगातार औद्योगिकरण और नगरीकरण हो रहा है, वो इतिहास की इन गहरी सामाजिक संरचनाओं को आगे चलकर कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतिहास कभी रुकता नहीं है, बल्कि वो लगातार हमारे भविष्य को आकार देता रहता है। आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।